को बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के सामने ताकतवर की भी नहीं चलती। ज्ञान ही आपको जीवन में हर सुख दिलवाएगा। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उमेश अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिंदी ग्रामर पर होगा। हिंदी ग्रामर की कक्षाएं आज से मैं प्रारंभ करने वाला हूं। आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ण एवं वर्णमाला। दोस्तों हिंदी के 15 टॉपिक आज से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हिंदी ग्रामर। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर का। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी का कोई स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूं। बस मेहनत करके आप लोग के लिए मेहनत करके पढ़ाता हूं और कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाते जाऊं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ण व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। दोस्तों वर्ण उसे कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, या ध्वनि का प्राथमिक लिखित स्वरूप ही को ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, औ, क, ख, ग, घ, अंग, च, च, झ, य। हमारे यहाँ गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गणेश ग प्लस अ प्लस ण प्लस ए प्लस स प्लस अ से मिलकर बना है। तो यही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे कि राम 4 शब्दों से 4 वर्ण से मिलकर बना होता है। र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। तो दोस्तों जब हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में वर्णों का क्रमबद्ध रूप ही वर्णमाला कहलाता है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। इसी वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं और शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध रूप ही वाक्य कहलाता है। हिंदी में कुल 52 अर्थात 52 वर्ण होते हैं और यह वर्ण स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर, दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब स्टार्ट करते स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा स्क्रीन में देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं, मूलतः कितने स्वर होते हैं, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। आज मैं आपको क्लियर करता हूं। हिंदी में अगर मूलतः स्वर पूछा जाएगा तो 10 होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ, यह मूलतः स्वर होते हैं। लेकिन जब इसमें री को शामिल किया जाता है तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। और अगर बात की जाए परंपरागत की, तो परंपरागत के दृष्टिकोण से हिंदी में कुल स्वर संख्या 13 होती है। अब इसमें अम और अह को ऐड कर दिया जाता है। अम और अह को अनुस्वार या अयोगवाह स्वर भी कहते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मूल स्वर 10 होता है। अगर री को शामिल किया जाए तो उच्चारण के दृष्टिकोण से हो जाएगा 11 स्वर हो जाएगा। और अगर कुल स्वर पूछा जाएगा हिंदी में कुल स्वर, तो इसमें अम और अह को ऐड कर दिया जाता है, तो अब हो जाएगा 13 स्वर हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब स्वर के 3 भेद को, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जहां एक मात्रा का प्रयोग होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, मतलब लघु स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरा जो है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में लघु स्वर से अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आ, ई, उ और यहां पर हो जाएगा ए, ओ और औ। तो यह 7 होते हैं। तो दोस्तों
प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लेता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो ओम, ओम 3 से मिलकर बना होता है, अ, उ और म से। दोस्तों अब देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। स्क्रीन की तरफ देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हिंदी में मूलतः व्यंजन होते हैं 33 और कुल व्यंजन अगर पूछा जाएगा तो होता है 39। अभी मैं पूरा काउंट कराऊंगा। तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है और संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो मैं बारी बारी से आपको काउंट कराते जाता हूं। अब देखते हैं व्यंजनों के तीनों भेद को। पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्क्रीन की तरफ देखिएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आप लोग देख रहे हैं क वर्ग, क ग ग अंग। दूसरा होता है च वर्ग, च च ज झ ञ। तीसरा होता है ट वर्ग, ट ट ड ढ ण। और चौथा होता है त वर्ग, त थ द ध न। और पांचवा होता है प प ब भ म, प वर्ग। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 है, य, र, ल, व। तीसरा जो व्यंजन होता है वह होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन एक प्रकार से जब बोलते हैं तो गर्मी पैदा हो जाती है। स, स, स और ह। तो यह ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। 2 वर्णों का एक प्रकार से ये मेल होता है, इसलिए इसका नाम संयुक्त व्यंजन है। और उच्छिष्ट व्यंजन अर्थात द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं ढ और ढ को। ढ और डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं तो जान लिए। अब इसको मैं बारी बारी से आप लोग को एक बार गिना देता हूं। देखिए पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। पहले तो हम लोग देखते हैं स्वर कितने होते हैं। पहले 11 स्वर को देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। ये हो गया 11। अब इसके बाद अयोग, वाह, 2 स्वर हो गए, अम और अह। 11 और 2 13 क्या हो गए? स्वर हो गए। अब मूलतः व्यंजन हम लोग जानते हैं 33 होता है और अगर टोटल व्यंजन की बात की जाए कुल व्यंजन तो वो होता है 39। और अब हम लोग व्यंजनों की संख्या को काउंट करते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या जो कुल व्यंजन होते हैं वो होता है 39। तभी हमारा जाकर 39 और जो हिंदी में जो कुल स्वर होते हैं 13 मिलकर 52 हो जाएंगे। तो 39 को काउंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। ये आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। तो इस तरह से 25 हो गया ये। अब इसके बाद जो है 25 के बाद 4 अंतस्थ व्यंजन ले लीजिए, य, र, ल, व। तो ये 25 4 29 हो गया। अब 29 के बाद 4 ऊष्म व्यंजन हो गया, स, स और ह। 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन दिख रहे हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो 33 और 4 कितना हो गया? 37। अब आप लोग को 2 और दिख रहा होगा द्विगुण व्यंजन, जिसको बोलते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, ढ और ढ। तो इस तरह से 39 हमारा हो गया दोस्तों। अब देखेंगे ये जो आप लोग देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन, यह छ और ये हो गया छ, त्र, ज्ञ और स्र। सबसे पहले छ को देखिए, क प्लस सजम का स से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद त्र को देखिए, त और र से मिलकर बना हुआ है। ज और य से ज्ञ मिला हुआ है और स और र से स्र बना हुआ है। तो इस तरह से 52 वर्ण 52 वर्ण आप लोग का हो गया दोस्तों। इसके बाद आइए देखते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा। पहले क वर्ग को कंठ वर्ग बोलते हैं, अर्थात बोलने में गले यानी कंठ से आवाज निकलती है। अब जैसे कि क ग ग अंग, देखिए आपको गले से यहाँ पर कंठ से आवाज निकल रही है। उसके बाद तालव्य, च वर्ग को तालव्य वर्ग कहते हैं। बोलने में जीभ ऊपर चिपकती है। देखिए आप बोल के देखिए, च च ज झ य। तो ये देखिए इसको बोलते हैं, च वर्ग को बोलते हैं तालव्य। और उसके बाद ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य वर्ग। जैसे कि बोलने में जीभ मुड़ के चिपकती है। आप बोल के देखिएगा, ट ट ड ढ ढ, थोड़ा सा टर्न हो रहा है। उसके बाद त वर्ग को दंत्य वर्ग बोलते हैं। जीभ ऊपर के दांत से चिपकती है, मतलब इसमें त त ध न, इसमें दांत हल्का सा क्या होता है? टच होता है। अब इसके बाद देखिए प वर्ग। प वर्ग में क्या होता है? ओष्ठ जो है, ओंठ क्या होता है? चिपकते हैं। दोनों ओंठ
हल्का से चिपकता है, देखिए प प प प म। तो इस तरह से इसको बोला जाता है। इससे से क्वेश्चंस जरूर आता है दोस्तों। अगर कंठ वर्ग पूछा जाएगा तो पूरा कंप्लीट क वर्ग को, क क ग ग अंग को क्या बोला जाता है? कंठ वर्ग बोला जाता है। तालव्य च वर्ग को बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। एक महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का क्या वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि स्पर्शी व्यंजन तो हम लोग को पता है 25 होते हैं, क क ग ग अंग करके। और इसी तरह से संघर्षी व्यंजन भी पता है आपको, स स और ह होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमेशा पूछा जाता है, स्पेशली च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नासिक के व्यंजन, मतलब स्पर्शी जो व्यंजन होता है उसका हर 5वां अक्षर जैसे कि नाक से निकलता है, जैसे कि अंगा, य, न, ण, म। तो यह सब क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। अब इसके बाद होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन र को कहा जाता है। स्पेशली यह क्वेश्चन दोनों आया हुआ है, पार्श्विक और प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ढ और ढ को, और अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं य और व को। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहां से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। दोस्तों एक बार एग्जाम में आ चुका है, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। जब देखिए स्क्रीन पर, एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाए या बोले जाए तब उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब उदाहरण देखिएगा इसमें, उदाहरण जैसे कि न और न मिलकर न बन रहा है, जैसे गन्ना, पत्ता, त और त, दिल्ली, ल और ल मिलकर बन रहा है, और यहाँ पर बच्चा, च और च मिलकर बन रहा है। तो यह एग्जाम्पल है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। बच्चों अब स्क्रीन की तरफ देखिएगा, यह क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले कंठ वर्ग। कंठ वर्ग में कौन कौन सा आता है? तो आता है क वर्ग। क वर्ग के साथ साथ क क ग घ अंग, ये तो आता ही है। इसके बाद इसमें अ, आ और अह और ह भी आता है। इसके बाद तालव्य वर्ग को देखिए, तालव्य वर्ग में च च ज झ य, च वर्ग आता है। इसके साथ साथ ई और बड़ा ई भी आता है, और य और यहाँ पर है शक्कर का स, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद है मूर्धा वर्ग। मूर्धा मतलब मूर्धन्य, जिसमें पूरा ट वर्ग आता है, जिसमें टर्न होता है, थोड़ा सा जिप टर्न होता है, ट ट ड ड ड, और इसमें इसके साथ साथ इसमें सलजम का स आता है और री आता है। इसके बाद देखिएगा दंतोष्ठ। देखिएगा दंतोष्ठ में सिर्फ व आ रहा है। अब इसके बाद त वर्ग में दंत, त त द ध न, यहाँ पर हल्का सा क्या हो, दांत से टच होता है, और इसमें सरवता का स भी आ रहा है दोस्तों। ओष्ठ, ओष्ठ पूरा प वर्ग आता है, प प भ भ म, दोनों ओठ क्या होता है, थोड़ा सा चिपकता है। अब इसमें उ और उ भी शामिल है। अब इसमें के बाद है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, तो इसमें आता है ओ। देखिए बोल कर देखिए, ओ आ रहा है कंठ, तो ओ और अ दोनों आता है। नासिका व्यंजन तो मैं बता चुकी हूँ कि नाक से आता है। देखिए नाक से कैसे आएगा, देखिए अंग, य, ण, तो ये न और म, तो ये आता है। और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में ए प्लस ए दोनों आता है। देखिए आप लोग स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो बस इसी को आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपको नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करना है। अभी मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में कराऊंगा, तो आप लोग को इसको देखकर जवाब देना है आंसर। आइए अब देखते हैं उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर, पांचवें जो व्यंजन होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, जैसे क वर्ग में क पहला अक्षर, तीसरा होता है ग, और पांचवा अक्षर होता है अंगा। तो इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर याद रखिएगा, ये अल्प प्राण कहलाता है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी इसी में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन का ढ भी इसी में आता है। अब दूसरा देखते हैं महाप्राण। तो देखिएगा स्क्रीन पर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण व्यंजन कहलाता है। दूसरा अक्षर कैसे? जैसे कि क वर्ग में दूसरा होता है ख और चौथा हो जाता है घ। तो इस प्रकार आप लोग को अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें उसमें व्यंजन भी आता है। स, स और जो है ह है, यह भी महाप्राण व्यंजन में आते हैं। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण और महाप्राण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधार पर भी व्यंजन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष।
अघोष में पहला और हर वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो अघोष में लिया जाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष में लिया जाता है। मैं एक टेबल के अनुसार आप लोग को बताता हूं कि कौन सा इसमें अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है और सघोष है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को टेबल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर व्यंजन है, देखिए क वर्ग, इसमें से आप लोग को 5 लाइन दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें जो पहला और दूसरा जो अक्षर आता है यह अघोष में आता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो क्या आ जाता है, सघोष में आएगा। जैसे क और ख अघोष है, च और छ अघोष है, ट और ठ अघोष है, और ग घ अंग ये सघोष है। तो इस तरह से आप लोग को अघोष और सघोष क्लियर हो गया, और अल्प प्राण और महाप्राण भी क्लियर हो गया होगा। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो अल्प प्राण कहलाएगा, उसके बाद जो दूसरा और चौथा अक्षर है वो महाप्राण कहलाता है। को देखिए अल्प प्राण इसमें लिखा हुआ है, सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण, महाप्राण दूसरा और चौथा, सघोष जो कहलाता है तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष जो है पहला और दूसरा अक्षर। तो यहाँ पर य, र, ल, व ये अल्प प्राण भी है और सघोष भी है। स, स और स ये महाप्राण है और ये अघोष में आता है, और ह यह महाप्राण है और ये सघोष में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आता ही है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में चंद्र बिंदु, ये अनुनासिकता कहलाता है, और अरबी फारसी वर्ण होता है जो अ के नीचे में हल्का सा बिंदु लगा हुआ है, क के में बिंदु लगा हुआ है, ख में बिंदु, ग, ज और फ ये सब अरबी फारसी वर्ण में आते हैं। तो इस तरह से उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें ध्वनियाँ अ और आ भी कंठ में आता है, और ई इसको तो देख लिए हैं। तो साथ साथ इसको पूरा देख लेना दोस्तों कि ऊ और ऊ ओष्ठ्य में, ए और ए कंठ तालव्य, व और फ जो है दंतोष्ठ में आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक था हिंदी वर्णमाला आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इसी हिंदी वर्णमाला के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसको आप लोग को आंसर कमेंट करने हैं। काफी क्वेश्चंस होगा। अगर हिंदी वर्णमाला को जो आज के जो थ्योरी है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग के लिए क्वेश्चंस बनाया हूँ, उसका आप लोग आंसर तुरंत बना लेंगे और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, तब तक आप घर में अपने रिवाइज करते रहिए हिंदी ग्रामर को, और मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहिए, और तंदुरुस्त रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।